नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सोशल मीडिया पे एक बात बड़ी चर्चा के केंद्र में बनी हुई है और आपके लिए भी एक ये अबुझ पहेली होगी जिसे आप भी सुलझाना चाहते होंगे। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चला। 25 दिन चला संसद का मॉनसून सत्र। 25 दिन में 19 बैठकें मोटे तौर पर हुई सदन में। बैठक का मतलब होता है कि संसद आहूत हुई, बैठी, एडजर्नमेंट हुआ, सैटरडे संडे ये सब को हटा करके, तो मोटे तौर पर 19 बैठकें हुई। इन 19 बैठकों में लगभग 12 विधेयक दोनों सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से पारित भी हुए। और इन दोनों में दो महत्वपूर्ण, एक तो वंदे मातरम वाला वो भी पारित हुआ, और पेपर लीक को लेकर के जो विशेष कानून बना वो भी पारित हुआ। दो महत्वपूर्ण विषय जिस पर आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के पहले स्वयं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने बड़ा ही बेजोड़ और अद्भुत भाषण दिया था वंदे मातरम को लेकर के। और उस वक्त महिला आरक्षण बिल भी था, परिसीमन बिल भी था साथ में, लेकिन महिला आरक्षण बिल भी था और परिसीमन बिल भी था। इस बार लोग ये कयास लगा रहे थे कि 25 दिन का जो ये सत्र है, इस सत्र में किसी भी सूरत में परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल लाने की तैयारी है। हो भी रही थी तैयारी। महिला आरक्षण बिल को लेकर के और परिसीमन बिल, महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल दोनों एक प्रकार से एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक साथ ही पारित होना है। इस पर एक कंसेंसस भी मोटे तौर पर बन गया, सांसदों का जुगाड़ भी कर लिया गया। 230 सांसद, 330 सांसद के आसपास भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए की क्षमता भी हो गई। और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब शायद सरकार कंफर्टेबल है जब महिला आरक्षण विधेयक वो पेश कर देगी। अब सरकार की मंशा पर एक सवाल उठा रहे हैं लोग कि बंगाल चुनाव के पहले जो महिला आरक्षण बिल आया तो सरकार को तो मालूम था कि उनके पास संख्या बल नहीं है, लेकिन मोदी जी को ऐसा लग रहा था कि शायद उनके हृदय परिवर्तन वाले स्पीच के बाद विपक्ष का हृदय परिवर्तन हो जाएगा और महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष का उनको समर्थन मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब पॉलिटिकली क्या मोदी और अमित शाह जी दोनों, मोदी जी और शाह जी दोनों इतने अपरिपक्व हैं कि हृदय परिवर्तन का वो आह्वान करेंगे और कहेंगे कि महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी देने के लिए आपको आगे आना चाहिए और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके इस विधेयक के समर्थन में मतदान करना चाहिए। ऐसी अंतरात्मा की पुकार वाली जो स्थिति थी, क्या इससे मोदी जी और अमित शाह जी वाकिफ नहीं थे क्या? इस अंतरात्मा की पुकार पर कोई आने वाले नहीं हैं, इससे अनभिज्ञ थे क्या? दोनों आदमी भिज्ञ थे। उन दोनों को मालूम था कि ये जो अंतरात्मा की पुकार पर इतना भावनात्मक, इतनी अपील की जा रही है, इस भावनात्मक अपील का कोई असर विपक्ष पर होने वाला नहीं है, बल्कि विपक्ष ने इसको और उल्टा कहा और उल्टा प्रचारित किया। प्रचारित यह किया विपक्ष ने कि महिला आरक्षण बिल की आड़ में मोदी परिसीमन बिल को पास करवाना चाहते हैं और ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि 2047 तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहेगी, जब तक विकसित भारत ना हो जाए। ये लक्ष्य मोदी जी ने रखा है। तो ये परिसीमन इस तरह से कर रहे हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी ही आने वाले दिनों में जीतती रहेगी। ये अपोजिशन ने नैरेटिव गढ़ा और जनता के बीच में ले जाने की कोशिश की। हालांकि पश्चिम बंगाल में ये नैरेटिव चल नहीं पाया। पश्चिम बंगाल में इस नैरेटिव का लाभ दूसरे नैरेटिव जो मोदी गढ़ना चाहते थे, जो अमित शाह गढ़ना चाहते थे, वो नैरेटिव गढ़ा गया और वो चला भी।
मोदी और अमित शाह ने नैरेटिव गढ़ा कि महिला आरक्षण बिल के खिलाफ अपोजिशन पूरी तरह से लामबंद हो गया है, और यहां तक कि ममता बनर्जी जो स्वयं एक महिला मुख्यमंत्री हैं, स्वयं अपने यहां 29 सांसद में से 11 सांसद महिला सांसद हैं, वो भी इस विधेयक का विरोध कर रही हैं। और ये कार्ड चल गया। देश भर में आधी आबादी का गुस्सा अपोजिशन को झेलना पड़ा, और उसका प्रकटीकरण पश्चिम बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हुआ भी, और उनका लाभ भी हुआ भारतीय जनता पार्टी को। तो ये चल गया पासा। अब सवाल है कि ये जो सत्र मानसून का आया था, इस मानसून सत्र में जो सबसे बड़ा काम था, वो काम था महिला आरक्षण बिल का और परिसीमन बिल का। लोग यही कयास लगा रहे थे। बल्कि एक बीच में एक और मामला शुरू हुआ था कि 16 और 17 को, बीच में 15 अगस्त था, तो 16-17 अगस्त को या 18 अगस्त को ये 3 दिन या 2 दिन का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा, क्योंकि ये स्टेटेड स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का भी कि हमने इस विषय को छोड़ा नहीं है। फिर ये भी खबर आई कि 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है संसद का, लेकिन वो विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। इस बीच में जब ये संसद का सत्र चल रहा था, उस बीच में एक दूसरी आग लग गई। नीट पेपर लीक का आंदोलन शुरू हो गया, और बहुत ही सोच समझ करके आंदोलनकारियों ने इस समय को, टाइमिंग को चुना जब संसद का सत्र चल रहा था। उस वक्त जंतर मंतर पर माहौल बन रहा था। लेकिन उस माहौल के भुक्तभोगी होने के बाद भी, मतलब भुक्तभोगी का मतलब यह हुआ कि अपनी सरकार के एक कैबिनेट मंत्री को, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा सरकार को, मतलब घुटने टेकने पड़े सरकार को संसद के सत्र चलते हुए, और उसके बाद उस पर विधेयक लाना पड़ा सरकार को। विधेयक लाया भी, वो पास भी हुआ। सवाल है कि इतना महत्वपूर्ण विधेयक लाया गया, इसके अलावा वंदे मातरम जैसे विधेयक को पास किया गया, उसके बाद भी मोदी और शाह 25 दिन तक संसद भवन में गए तो, लेकिन प्रोसीडिंग्स में नहीं गए, न लोकसभा गए न राज्यसभा गए। अब ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। जब पूरे देश में बवाल मचा हुआ हो, उस समय मोदी संसद भवन न जाएं, मतलब लोकसभा राज्यसभा को फेस न करे, अमित शाह न जाए, फेस न करे, ऐसी बात क्या थी? मित्रों, अब बात थोड़ी थोड़ी छन करके बाहर आ रही है। पावर गैलरी में जो चर्चा है, संसद का जैसे ही सत्र खत्म हुआ, 15 अगस्त का समय गया, उसके फौरन बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन का में परिवर्तन कर दिया, और संगठन में जो विस्तार होना था या रिसफल होना था, वो रिसफल आ गया, प्रभावी हो गया, और एक प्रकार से पूरा ओवरहॉल ही कर दिया संगठन। संगठन में ओवरहॉल करने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का एक जो प्रमुख सेल है, जिस सेल की वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से एक पहचान भी मिली, वो उस सेल के प्रमुख की वजह से नहीं मिली, उनकी वजह से तो भद्द पिटी, पूरी तरह से थूथू हुई, और एक अजीब किस्म का एक वॉरियर उस सेल ने तैयार भी किया। अब उसमें कितनी उनकी सफलता थी, कितनी असफल हुए, ये अब तो स्पष्ट हो गया है। मैं चर्चा कर रहा हूं आईटी सेल का। आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय और उनकी पूरी टीम को हटा दिया, तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया, और अब उनकी जगह पर नई टीम आ चुकी है, और उसमें एक महिला है गांधी, जो महाराष्ट्र से आती हैं, छत्तीसगढ़ के एमएससी, नॉर्मल एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वो प्रभार संभालने, कोई आईटी के इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन वो प्रभार संभाल रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में यकायक ये निर्णय क्यों हुआ? आईटी सेल के मुखिया को क्यों हटा दिया गया? क्यों उनको आसानी से कहा गया कि अब आप चले जाइए, और 4-4, 5-5 वीडियो स्वयं प्रधानमंत्री को बनाना पड़ा? कारण क्या था? खबर आ रही है मित्रों कि मोदी का कोई ना कोई विभीषण है, और विभीषण पे कहा जा रहा है, जिसके ऊपर इशारा किया जा रहा है, अनर्गल प्रचार चल रहे हैं वो,
मोदी के एक बड़े मंत्री को विभीषण के रूप में प्रचारित किया जा रहा है और उनको लग रहा है कि इनको विभीषण के रूप में प्रचारित करके यह भी काम हो सकता है कि उनकी बलि ले ली जाए। विभीषण किसे कहा जा रहा है? नितिन गडकरी को कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ, ये खबर, झूठी खबर, अब ये फैलाई जा रही है या फैलवाई जा रही है, ये दोनों बातें हो सकती हैं। यही नितिन गडकरी को, जब आप याद कीजिए 2012-13 में इसके ऊपर मैंने विशेष वीडियो बनाया हुआ है, आपने देखा भी होगा, जब उनको दोबारा प्रेसिडेंटशिप मिलने वाला था तो पूर्ति कंपनी का कुप्रचार किया गया। अब यह कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी और उनके परिवार ने सीजेपी के मूवमेंट को समर्थन किया। कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा प्रचारित किया जा रहा है कि ये मोदी के विभीषण हैं। मोदी और शाह को डीस्टेबलाइज करने के लिए नितिन गडकरी ने छात्र आंदोलन के नाम पर इस तरह के मूवमेंट को समर्थन किया। आप ये कल्पना से दूर, जिसका सत्य से कोई वास्ता नहीं है। अब ये जो टसल है, क्या ये मोदी शाह बनाम गडकरी का टसल, इसके बीच में नई नई थ्योरियां बन रही हैं या बनाई जा रही हैं, बनवाई जा रही हैं, या वाकई में कुछ है, कुछ पकड़ा है? क्या वाकई में नितिन गडकरी ने मोर्चा खोल दिया है मोदी और शाह के खिलाफ? यहां तक कहा गया कि जब गडकरी ने इथेनॉल के मुद्दे पर मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, 10 करोड़ का मुआवजा उन्होंने ठोका है। याद कीजिए, यही अरविंद केजरीवाल। और इसीलिए कभी कभी भय होता है, क्षय होता है कि पावर पॉलिटिक्स बड़ा अद्भुत है। यही अरविंद केजरीवाल उस वक्त नितिन गडकरी के खिलाफ मोर्चा खोले थे और नितिन गडकरी को फंसाने के लिए भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारी है, यही अरविंद केजरीवाल सबसे आगे बढ़ करके दौड़ रहे थे। बाद में इसी अरविंद केजरीवाल ने नितिन गडकरी से माफी मांगी, लिखित कोर्ट में माफी मांगी। इस पर भी मैंने विस्तार से वीडियो किया हुआ है। आज यही अरविंद केजरीवाल स्पेयरहेड कर रहे हैं इथेनॉल के मुद्दे को। अब इथेनॉल का मुद्दा क्यों बन रहा है और इथेनॉल का मुद्दा क्यों नितिन गडकरी से जुड़ रहा है? यह बात सही है कि नितिन गडकरी के दोनों बेटे जो शुगर इंडस्ट्री चलाते हैं और चीनी के उद्योग में हैं, और उससे जो बाय प्रोडक्ट होता है उससे इथेनॉल भी बनता है। और 2022, 23, 24 में जो उनका इनकम था वो 16-17 करोड़ के आसपास था, और अब वो 25-26 में 500 करोड़ तक पहुंच गया है इनकम उनका, कहा जा रहा है। भाई, कंपनी है, वो काम करती है, उनको स्केलेबल उनका बिजनेस है, स्केल अप हुआ तो उनको इनकम भी हुआ होगा। अब इसको इससे जोड़ा जा रहा है कि ये जो 500 करोड़ का जो इनकम हुआ है नितिन गडकरी को, उससे पैसे इनके पास बहुत आ गए और इन्होंने छात्र आंदोलन को समर्थन किया मोदी और शाह के खिलाफ। ये कुप्रचार चल रहा है। तो ये कि, और मोदी ने जो नितिन गडकरी ने जो याचिका दायर की है उसमें यह कहा है कि यह सरकार का फैसला है, मेरा फैसला नहीं था। लेकिन यह बात भी सच है कि नितिन गडकरी हर फोरम पे इथेनॉल की तारीफ करते थे, और वो इसलिए तारीफ करते थे क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें पेट्रोलियम पर डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैंने कल भी आपको बताया था कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने 2000 के बाद, 2004 के बाद से ही कांग्रेस की सरकार इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर के, इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के कितनी गंभीर थी। अब कोई भी सरकार आएगी तो इस तरह के ऑल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर उनको जाना पड़ेगा। एक बात सही है कि 2023 के पहले की जो गाड़ियां थी, अब ये 26 में जो इन्होंने अत्यधिक इंट्रोड्यूस किया इथेनॉल, और वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से जो ऑयल का इंपोर्ट हो रहा है वो हमारे लिए महंगा हो रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ऑयल पर अपना इंपोर्ट कम करें। 14-15 लाख रुपए सालाना जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उस पर खर्च कर रहे हैं, उस पर हम कम करें और ऑल्टरनेटिव एनर्जी को हम उसमें ब्लेंड करें, जिसमें इथेनॉल एक अच्छा ये हो सकता है। लेकिन केवल इथेनॉल शुगर से नहीं बन रहा है, इथेनॉल तो बन रहा है गन्ने, मेज से भी, मक्के से भी बन रहा है।
उस पर नहीं है। सवाल यह है कि इथेनॉल का प्रचार नितिन गडकरी इसलिए कर रहे थे क्योंकि इथेनॉल के बिजनेस में उनके दोनों बेटे थे। और अब ये आरोप कहां से लगवाया जा रहा है कि नितिन गडकरी के दोनों बेटे ने छात्र आंदोलन को मदद करवाया। कोरी कल्पना, झूठी बात, पूरी झूठी बात कि मोदी और शाह की खुफिया एजेंसी ने पता लगा लिया है कि नितिन गडकरी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। इस तरह का कुप्रचार अब चलना शुरू हुआ। अब असल खेल, जो बड़ा धमाका मैं कह रहा हूं, वो बड़ा धमाका अब मोदी का आने वाला है। मोदी ने जिस दिमागी नक्सल की चर्चा की थी लाल किला के प्राचीर से, उसके सारे डॉजियर अब मोदी के पास हैं। मोदी और शाह अगर 25 दिन तक, जब आंदोलन चल रहा था और ये आंदोलन हुआ, तो 25 दिन तक संसद नहीं गए, तो मोदी कर क्या रहे थे, शाह कर क्या रहे थे? अब पैटर्न समझिए, ये कोई नई बात नहीं है। श्रीलंका में जो घटना हुई, बांग्लादेश में जो घटना हुई, नेपाल में जो घटना हुई, इसके पहले पाकिस्तान में जो घटना हुई, उसके पहले अफगानिस्तान में जो घटना हुई, पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में एक खास तरह का पैटर्न चल रहा है कि डिसकंटेंटमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, उसको सरकार, चाहे किसी की भी सरकार हो, यहां पर अगर राहुल की भी सरकार होती और अगर 3 टर्म हो गई होती, मतलब कांग्रेस की भी सरकार होती और 3 टर्म हो गई होती, तो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां उसको स्टेबल नहीं रहने देगी। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई तो वो देश प्रगति के मार्ग पर चलेगा। और अमेरिका का एक फॉरेन डिप्लोमेट आकर के भारत की धरती पर बोल के गया कि अमेरिका ने जो गलती चाइना के साथ की, वो गलती भारत के साथ नहीं करेगा। मतलब अमेरिका ने चाइनीज प्रोडक्शन को या चाइनीज टेक्नोलॉजी को बढ़ने में जो मदद की, और आज चाइना एक सुपर पावर बन चुका है, वो गलती हम भारत के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के पास दिमाग है, टैलेंट है और वो सुपर पावर बनने की क्षमता रखता है, तो वो गलती हम नहीं करेंगे। इसलिए मामला सिर्फ मोदी और शाह का नहीं है। मोदी और शाह की जगह पर कोई भी दूसरा अन्य प्रधानमंत्री रहता या होम मिनिस्टर रहता या उसकी सरकार रहती और 3 टर्म की सरकार रहती, तो इसी तरीके से डीस्टेबलाइज उसको किया जाता। मुद्दे हजारों, हर सरकार के खिलाफ 1000 मुद्दे खड़े ही रहते हैं, असंतुष्टि रहती ही रहती है। कई बार सरकार अपनी नाकामी से भी असंतुष्टि को हवा देती है। अब जैसे नीट का जो मामला था, अगर 2024 का मामला 2024 में स्ट्रिक्टली इस तरह से हल हो गया होता तो ये माहौल नहीं बनता, लेकिन फिर कोई और माहौल बन जाता। अभी नीट आ गया, फिर कोई और मुद्दा बन जाता। तो सरकार हर जगह ये लीकेज को पूरी तरह से फुल प्रूफ तो नहीं कर सकती है, हाँ कोशिश कर सकती है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो मिनिमाइज भी नहीं किया गया, गलतियों पर गलतियां पर गलतियां होती रही। मैं एक बार हमेशा ये कहता रहा हूं कि देखिए, एक बात तो है, ये मानना पड़ेगा, मोदी जी अपने आसपास जो लोगों का चयन कर रहे हैं, उसमें कई बार कॉम्पिटेंस नहीं है और इसका खामियाजा मोदी जी को भुगतना पड़ रहा है। कोविड के दौर में भी मैंने बताया कि मोदी के जो सलाहकार थे, उन्होंने मोदी को कैसे फंसाया। लेकिन आप उस विषय को छोड़िए, अभी जो विषय है कि अगर मोदी की जगह कोई अन्य भी सत्ता में रहते और 3 टर्म से सत्ता में बने रहते, तो इस तरह के पेपर लीक वाले मुद्दे आते ही आते और यही हालात बनते। मोदी और शाह इन्हीं हालातों को डिकोड कर रहे हैं। ये बना कैसे, कौन बनाया, इसके पीछे कौन था, कहां से इसका सूत्र शुरू हुआ। अब वो सारा मामला मोदी और शाह के टेबल पर पूरी पड़ताल आ गई है। क्या बीजेपी के अंदर भी कोई है? ये बात पूरी तरह से झूठ खबर है कि नितिन गडकरी या उनके परिवार मोदी और शाह को डिस्टेबलाइज करने के लिए इस तरह के आंदोलन को हवा दे रहे हैं। ये वही परवर्टेड दिमाग के लोग हैं जो ये कुप्रचार करने में लगे हुए हैं। मतलब कहीं कोई ना कोई ये अब आशा की किरण देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर कुछ टर्मोइल हो जाए, बीजेपी के अंदर कुछ विरोध हो जाए, तो कोई अगर ताकतवर परफॉर्मर मिनिस्टर है तो उसको फंसाओ। अभी परफॉर्मर मिनिस्टर को अभी कहा जा रहा था कि देखो बारिश आ गई, धुल गया, हाईवे धुल गया, ये धुल गया, अभी वीडियो की बाहर लग गई थी। तो ये जो फैब्रिकेटेड फेक न्यूज बना करके उसको डिफेम करने की जो पूरी प्लानिंग है, वो एक पूरी कोटरी कर रही है।
और इसीलिए फेक न्यूज न्यूज पे 3 घंटे के अंदर एक्शन लेने की प्लानिंग हो रही है। तो मोदी और शाह अब ये देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी विदेशी शक्ति है, जिनके साथ वो कौन शक्तियां हैं जो देश के अंदर हैं और उन्हें खुराक दे रहे हैं, और वो मेरे नहीं, कोई भी सरकार अगर 3 टर्म पूरा करेगी तो उनके खिलाफ वो काम करेगी। खिलाफ मतलब देखिए, असंतुष्टि है, असंतोष है जनता के बीच में, जनता का आंदोलन हो तो सही बात है, लेकिन विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के आप खेल करें, ये चलने वाला नहीं है। तो 25 दिन अगर मोदी और शाह सदन नहीं गए और उसके बाद 15 अगस्त को मोदी लाल किला के प्राचीर से ये कह रहे हैं कि दिमागी नक्सल, नक्सल को तो हमने नेस्त नाबूद कर दिया, लेकिन दिमागी नक्सल अभी भी उनको खाद पानी दे रहा है। अब दिमागी नक्सलों के खिलाफ जोरदार धमाका होने वाला है। कैबिनेट में रिसफल हो सकता है। लोग कह रहे हैं कि नितिन गडकरी की कुर्सी जा भी सकती है, लेकिन मुझे ऐसा तत्काल दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन मोदी का कोई पॉलिसी डिसीजन इज ऑन द वे, जो इस देश में भूचाल ला सकता है, और दिमागी नक्सल देखते रह जाएंगे उनकी सारी कुंडली खंगाल करके उनकी दुकान बंद होने जा रही है। बहुत बड़ी पॉलिसी डिसीजन आने वाले दिनों में मिलेगी। वो एग्जैक्ट क्या होगा, अब उसका थोड़ा सा इंतजार कीजिए। प्लानिंग इज रेडी, अनाउंसमेंट इज अवेटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।